आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं अर्थशास्त्र के पहला पाठ अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास ना, जिसका कि लेक्चर 1 और 2 अपलोड हो चुका है। आज का जो ये होगा वो लेक्चर 3 होगा। तो इसमें आइए हम लोग आगे बात करते हैं कि लेक्चर 3 में जो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है मौद्रिक विकास। क्या है? मौद्रिक विकास है ना। तो मौद्रिक विकास क्या होता है? वर्तमान मतलब 21वीं शताब्दी में ना, अभी जो चल रहा है वो कौन सा शताब्दी? तो 21वीं शताब्दी चल रहा है में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अभी का जो जमाना है, समय है ना, दुनिया है, उसमें अभी आदमी को, मनुष्य को बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है ना। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, जिस समय मतलब रुपया का विकास नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी क्या वस्तु से वस्तु की लेन देन आवश्यकता की पूर्ति करते थे। वस्तु से वस्तु की लेन देन करके वो अपने आवश्यकता की क्या पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है ना। मतलब कि अगर जैसे कि रुपया पैसा मौद्रिक का विकास, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय कोई भी वस्तु की अदला बदली वस्तु से करते थे तो उसको क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली ना। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ये जो है क्या है? आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। क्योंकि उस समय मनुष्य की संख्या तथा आवश्यकता दोनों ही कम थी। जिस समय की हम अभी बात कर रहे हैं उस समय मनुष्य का जनसंख्या भी कम था ना, और आवश्यकता भी कम थी। इसलिए वस्तुओं के लेन देन मतलब आदान प्रदान से उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाया करती थी। बस उतना से ही उसकी जो आवश्यकता की पूर्ति है क्या हो जाया करती थी। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। इसी स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय का एक सामान्य इकाई मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ ना। मतलब मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का एक तरह से जन्म हुआ। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय मतलब एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्रों से भी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा ना। मुद्रा जो है उससे एक सामान्य जो क्रय विक्रय खरीदना और बेचना है उसका काम जारी हो गया। अर्थव्यवस्था के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार का अभ्युदय हुआ ना। इसी काल में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था विकास के इसी काल में क्या हुआ? व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए सरकार का अभ्युदय हुआ। मतलब सरकार का अभ्युदय हुआ, उनकी सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा ना। सरकार जो स्वीकार किए और जनता के विश्वास के कारण ही मुद्रा का चलन शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज की आवश्यकता महसूस करने लगे ना। अर्थव्यवस्था के विकास जब हुआ तो उसके बाद लोग मुद्रा से भी हल्की चीजें की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः देश की सरकार आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं ना। मुद्रा का हस्तांतरण कैसे होने लगा? तो चेक के माध्यम से, बैंक के द्वारा। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था के नाम से जारी करता है और सरकारी आधिपत्य से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसों का आदान प्रदान होता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है ना। आज का जैसा जमाना आ गया है, कंप्यूटर सबका आविष्कार हो चुका है, सबका विस्तार हो गया है, तो आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक
मशीन के द्वारा होने लगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ना। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है ना। एक कंप्यूटर है, उसका तो आविष्कार मनुष्य ने ही किया, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर जो है मनुष्य के मस्तिष्क मतलब दिमाग से भी उसका अधिक तेज स्मरण शक्ति है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है ना। जो स्मरण शक्ति क्या होता है कंप्यूटर का, मनुष्य से भी अधिक होता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है ना। आजकल जो है कंप्यूटर उस सूचना का, शिक्षा का और ज्ञान का सबसे सुविधाजनक साधन हो गया है। प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां हम बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वहीं अब पहले के जमाने में जो हुआ था कंप्यूटर का जब आविष्कार, तो कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा होता था ना। लैपटॉप काफी प्रचलन में है। उसके बाद क्या हुआ कि लैपटॉप काफी प्रचलन में है। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई फोन है तो उसमें भी क्या है, कंप्यूटर के जो यंत्र है वो काम करेंगे। यह सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका। यहाँ आप देख रहे हैं ना, इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर देखिए यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ पर एक मॉनिटर टाइप का है, ये या लैपटॉप का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद है कि आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है ना। देखिए आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक की चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा है। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं ना। क्या कहेंगे, कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिक संकेत से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर के द्वारा होता है ना। बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। मतलब कि एटीएम से आप 24 घंटा कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं जहां पर एटीएम उपलब्ध हो ना। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के अदला बदली युग से हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं ना। अभी हम लोग कोर बैंकिंग और एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड ना तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा प्राप्त है। इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे। आजकल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहेंगे। अच्छा, मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी, इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिए। मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी क्या है, तो आइए जानते हैं। इसका जो पहला है कि वस्तु विनिमय प्रणाली ना, वस्तु से वस्तु का लेन देन क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। अच्छा, मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा से वस्तु एवं सेवाओं का विनिमय। जब हम मुद्रा से किसी वस्तु को खरीदते हैं या लेते हैं तो उसको हम लोग मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत मानते हैं। बैंकिंग प्रणाली, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन ना। बैंकिंग प्रणाली में क्या होगा कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है। उसके बाद है क्या, कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद है एटीएम प्रणाली। प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा ना। डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक
में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना ना। डेबिट कार्ड का मतलब क्या हुआ कि बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना होता है ना। क्या क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना है। आगे की बात करें तो मुद्रा के इस विकास को एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है ना। जैसे देखिए एक गांव का कहानी है ना, जो किस जिला में है तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रामगढ़वा थाना के अंतर्गत है, सिंहासनी गांव ना। इसका एक कहानी समझते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंहासनी गांव एक लड़का छोटू पराय अपनी माँ की सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी जरूरतों जैसे चीनी, कागज, पेंसिल आदि की जरूरत होती तो उसकी माँ उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीजों को लाने के लिए अनाज देती ना। छोटू के पिता जब शहर जाते तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते ना, उसी पैसे को कपड़े और लाते। छोटू एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। छोटू का जो एक संबंधी था श्याम कुमार, वो कहाँ नौकरी करता था? पटना में करता था। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया ना। छोटू को क्या किया कि अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया ना। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले? श्याम कुमार ने धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर से सामान लाते हैं वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं वह कंप्यूटरकृत बैंकिंग प्रणाली है ना। तो आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को जिसे कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस प्रक्रिया को कहने का संकल्प लिया ना। इसके बाद क्या है? आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय इसमें आएगा। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखिए राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का क्या एक प्रमुख सूचक माना जाता है ना। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। मतलब किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ना, मतलब कि जो रुपया कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है ना, मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाएगा? विकसित कहलाता है। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है ना, अविकसित कहलाता है। इसके बाद क्या है आगे? प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है ना। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है ना। देश में जो भी रह रहे हैं उन सभी जो व्यक्ति है उनका औसत आय होती है।
राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है ना। फॉर्मूले के रूप में देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। मतलब हमारे देश में कितना आय हुआ, आमदनी हुआ, काम जो हुआ उसका आमदनी कितना हुआ, बट्टा में यहाँ देश की कुल जनसंख्या कितना है। अगर कुल राष्ट्रीय आय जितना है उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। क्या, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो यहाँ तक हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद क्या है, विश्व बैंक ना। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश है या समृद्ध देश है ना। जिसका कितना से, तो 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है। ठीक है, तो वह देश क्या कहलाएगा, विकसित या समृद्ध देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश विकासशील कहा गया है ना। देखिए कहा 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष अगर जिसका क्या है प्रति व्यक्ति आय है उसको हम लोग कहेंगे विकसित देश। और 37,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है ना। भारत जो है वो क्या है, निम्न आय वर्ग के देश में आते हैं, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपए प्रति वर्ष थी ना। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना था 2004 में, तो मात्र 28,000। कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है ना। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। तो आइए इस तालिका को हम लोग देखते हैं थोड़ा अच्छे से। चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ना, राज्य 2002 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय ना। पंजाब का है 26,000, केरल का है 22,800 और बिहार का है कितना 5,700। बिहार का तो और सबसे कम है। तालिका 1.3 से स्पष्ट होता है कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा, क्योंकि पंजाब का जो है वो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है और बिहार का है जो यहाँ पर सबसे कम है ना। तो पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब क्या है, मानव सूचकांक ना। क्या है, मानव विकास सूचकांक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट है ना, में प्रस्तावित किया गया था। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहां तक मानव विकास सूचकांक का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक है ना। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति तथा तीसरा जीवन स्तर ना। तो मानव विकास सूचकांक का जो है तो इसके कितने सूचक है, 3 सूचक है। कौन कौन, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। फॉर्मूले के रूप में एचडीआई यानी जीवन आशा सूचांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। ठीक है, तो एचडीआई तीनों सूचांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की एचडीआई दर 0 से 1 होती है। भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका 1.4 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ना। निम्न जो यहाँ पर तालिका दिया हुआ है 1.4, देखिए नॉर्वे का एचडीआई मूल्य कितना है 0.965। एचडीआई क्रम पर 1 नंबर पर है। और बांग्लादेश, भारत देखिए कितना है, भारत जो 0.611 अंकों के साथ कितना 126वें स्थान पर है। भारत कितना 126वें स्थान पर है। अब प्रथम स्थान पर कौन है, तो नॉर्वे है 0.965 से लेकर इनका क्रम है प्रथम में है। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका है
श्रीलंका का 0, ऑस्ट्रेलिया का 0.957 तीसरे नंबर पर आता है। श्रीलंका का है 0.755, 93 नंबर पर आता है। और भारत का है 0.611 यानी 126वें नंबर पर आता है। स्रोत यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2006 सन। चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए एचडीआई की गणना की गई थी, इसमें भारत का एचडीआई मूल्य 0 कितना था, 611 था तथा क्रम 126 पर है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास मध्यम स्तर का है ना। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो मानव का विकास है वो मध्यम स्तर पर है। लिंग विकास सूचकांक की दरों में भारत ने 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है ना। किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अभी तक इस वीडियो को, इससे पहले अगर 2 पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।